अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। और जनाब एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। जनाब एक भरपूर वीकेंड बनाने की आप लोगों ने भी प्लान आउट कर लिया होगा और मैं हमेशा कहती हूँ कि वीकेंड है ना, उसको अच्छे अंदाज में ही हमें गुजारना चाहिए अपने लिए और एटलीस्ट अपनों के लिए वक्त निकालना चाहिए। बहन भाई दोस्त और हमारे पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। जो रिश्ते और मजबूत ताल्लुकात होते हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए और ज़िंदगी का ये वो सरमाया है जिससे बढ़कर और किसी चीज़ का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। करीबी और गहरे ताल्लुकात में खुलूस और मोहब्बत शामिल होता है और जो एक दूसरे के करीब हमें खींच कर ले आता है और यही रिश्ते हमारी ज़िंदगी में एक अहम मकाम भी रखते हैं और इन रिश्तों की अहमियत से इनकार भी नहीं किया जा सकता और इन रिश्तों के बगैर ज़िंदगी वीरान और बेरौनक भी हो जाती है। और आज के अगर मुश्किल तरीन दौर में देखें ना, तो हम सबको एक दूसरे के पहले से भी ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत है, लेकिन इस अफरा तफरी के दौर में रिश्तों का जो तकद्दुस है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। वो जो प्यार मोहब्बत चाशनी है वो ख़त्म होती जा रही है और हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में मसरूफ़ है, बिज़ी है। मादियत परस्ती इस हद तक बढ़ती जा रही है हमारे मुआशरे में कि इसके आगे जो रिश्ते हैं ना, उनकी अहमियत ख़त्म होती जा रही है। रिश्ते कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हम उन्हें निभाते कम हैं और आजमाते ज़्यादा हैं। हर कोई ना एक दूसरे से शिकवा गिला करता रहता है। हम पुरानी बातों और रंजिशों को दिलो दिमाग से नहीं निकालते हैं और ना ही कोशिश करते हैं कि इनको निकाल दिया जाए और उनका जो जहर होता है ना, वो हमारे हाल पर और हमारे मुस्तकबिल के रिश्तों को खोखला करके रख देता है और हम सिर्फ इस बात पर उनसे राबता ख़त्म कर देते हैं, मुनक़ता कर देते हैं कि अगर वो बात नहीं करना चाहता तो मैं क्यों बात करूं। और इसी अना के रंग में ना हमेशा ताल्लुक़ जो होता है ना, वो हमारा हार जाता है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जनाब अपनों को वक्त दें और मैं तो ये कहूँगी कि वीकेंड इस हिसाब से एक बेहतरीन मौका होता है कि जनाब आप अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार सकते हैं, अपने साथ वक्त गुजार सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ जो पूरा हफ्ता आप लोग बिज़ी रहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल हो चुका है और जो जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बिज़ी है, जो अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं उनके लिए भी हर चीज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। तो उस तरह वक्त नहीं दे पा रहे होते हैं अपने दोस्त अहबाब को, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को और ख़ुद को भी। तो इसलिए वीकेंड जब आता है ना, वो यही नवीद लेकर आता है जनाब कि आपने अपने आप के लिए वक्त निकालना है और अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब, उन रिश्तों के लिए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और जो आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप जितना उन्हें टाइम देंगे उतना ही आप भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज़ आप उनसे अपनी शेयरिंग करेंगे और जितनी आप शेयरिंग करते हैं उतने आप हल्के हो जाते हैं। आपके अंदर की डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार नहीं होते हैं और जितना आप चीज़ों को अंदर रखते हैं ना, आप इन तमाम तर प्रॉब्लम्स का, मेंटली प्रॉब्लम्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और जब आप मेंटली जो है बीमार होते हैं तो ऑब्वियसली आपका फ़िज़िकली भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है कि आप फ़िज़िकली भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां आपको बहुत ज़्यादा लाहक हो जाती हैं। तो इसलिए एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को वक्त देना बेहद ज़रूरी है। तो आज वीकेंड है, इससे बेहतर मेरे ख्याल से और कोई प्लान हो नहीं सकता है और कोई दिन हो नहीं सकता है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे की परवाह करें और एक दूसरे की कहानियाँ सुने। तो आप भी अच्छे तरीके से वीकेंड मनाइएगा, मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरा भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। लेकिन अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट है हमारा तालीम व तरबियत, जिसमें हम मुआशरे में होने वाले कुछ अहम इशूज़ पर बात करते हैं और मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं जो इन मामलात के हल के लिए हमारी रहनुमाई भी फरमाते हैं। तो जनाब आज का जो टॉपिक है ना, हम सब के लिए है, खा वो प्राइवेट जॉब कर रहा हो, सरकारी, या फिर कोई अपना बिजनेस ही क्यों ना कर रहा हो। हम आजकल अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ अपनी काम की दौड़ में लगे रहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे पेशा वराना और ज़ाती ज़िम्मेदारियाँ दोनों ही बढ़ती जाती हैं। बाज़ औक़ात कोई काम करने के लिए बहुत जल्दी
करते हैं और अपने निजी मामलात यानी कि फैमिली फ्रेंड्स बिल्कुल ही पीछे कहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और काम और ज़िंदगी के मजबूत तवाज़ुन को बरकरार रखना अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अहम बात यह है कि आप दोनों शोबों को मुतवाज़न रखें। दफ्तर हो या फिर घर हो, दोनों लोग ही आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि आप उनके लिए कुछ बेहतर करने की लगन में हैं। एक और अहम बात भी यहाँ करती चलूँ कि जनाब, कामयाब होने का मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसा कमाना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में आप कामयाबी हासिल करें। अब ये कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, दोनों चीज़ों को किस तरह बैलेंस रखा जा सकता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, इस पर आज हम बात करेंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है इन स्टूडियोज़ में, उनको वेलकम कहते हैं। शाह साहब, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया जी। शाह साहब, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बरकरार रखना और तवाज़ुन बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है इस चीज़ में, लेकिन किस तरह रखा जा सकता है, क्या क्या इनके पॉइंट्स हो सकते हैं? अच्छा देखिए, एक बात किसी किताब में मैंने पढ़ी, अगर मैं उस बात को कह के प्रोग्राम ख़त्म कर दूं तो फिर ख़त्म हो गया, फिर मेरी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो बात बड़ी मज़े की थी। किसी वर्क लाइफ बैलेंस की किताब में लिखा हुआ था कि वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अ लाई, ये नामुमकिन है। अच्छा, यानी ये मुश्किल काम है। पहले यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये नामुमकिन तो नहीं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह क्या? इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरह की तरजीहात आ जाती हैं जी। अब जो तरजीहात है ना, आप इनको एक इस तरह लीजिए कि ये सक्कर्स हैं, ये सक कर रही हैं। और क्या सक कर रही हैं? इंसान की अटेंशन, तवानाई, वसाइल, टाइम, एनर्जीज़ को सक कर रही होती है। होता क्या है कि बाज़ औक़ात कोई एक तरजीह वो हमें इतना यूटिलाइज हम उसमें हो जाते हैं, इतना कंज्यूम हो जाते हैं, इतना इस्तेमाल हो जाते हैं कि हमारे पास जो हमारी ज़ात है, जिसको मैंने गिनवाया, एनर्जीज़ हैं, वसाइल है, रिसोर्सेज है, सेहत है, सब चीज़ वो बचती नहीं है या वो कम हो जाती हैं। वो इतनी कम हो जाती हैं कि ज़िंदगी की बाकी तरजीहात के लिए वो नहीं बचती। बिल्कुल। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ले लीजिए कि कोई बाज़ार में गया और उस बाज़ार में कई तरह की दुकानें हैं। अच्छा। और उसको प्यास बड़ी लगी हुई है। सही। तो उसके पास, मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ, 100 रुपया समझाने के लिए। तो वो पानी वाली दुकान जहाँ से पानी मिलना है, अब वो प्यास इतनी है कि वो सारे पैसों का पानी खरीद लेता है, हालांकि उसको पानी के ग्लास की ज़रूरत है, लेकिन उस प्यास की वजह से सारा पानी उसने खरीद लिया। वो आगे चलता है तो बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं, पैसे नहीं। अब वो पानी उसने उठाया हुआ है, बैग्स वो बोझ बने हुए हैं, वो चीज़ जो कभी शदीद ज़रूरत थी अब वो बोझ है। सही। और वो आगे चल रहा है और बाकी चीज़ों को ख़रीद नहीं सकता। ये एक कॉमन मैंने मिसाल दी और ये ऐसा होता रहता है। मिसाल लीजिए, लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते कमाते सेहत गवा देते हैं। जी जी। लोग पैसा कमाते हैं, कमाते कमाते फैमिली गवा देते हैं। लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते कमाते इज्जत गवा देते हैं, रिस्पेक्ट गवा देते हैं। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं, अब उस एक और तरफ आ जाते हैं, उनके पास लये टाइम, उनके पास वेला वक्त एंजॉय करने के लिए वक्त इतना होता है कि वो पैसे नहीं कमा सकते। अच्छा, कुछ ऐसे आपको मेहरबान कदरदान भाईजान मिलेंगे जो कह लीजिए कि उनका कोई और एरिया स्किल ऐसी कमाल की होगी, फन ऐसा कमाल का होगा। मेरे पास रोज़ कोई ना कोई ऐसा आया होता है। अच्छा। मैं उसे कहता हूँ, यार तुम इतने फनकार हो अपने काम में, तो नाम क्यों नहीं बना सके? अब वो काम में ऐसे मस्त हुए कि उसको मार्केट ही नहीं कर सके। वो काम जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सका मटेरियल आइटम्स में। इंसान को रहना है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो उसकी कन्वर्जन नहीं हुई उस एनर्जी की। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बेसिकली कुछ सालों में, जब से दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और लोगों के लिए एक प्रोफेशनलिज्म का वर्ड आया और जो कंपनीज थी उन्होंने HR मैनेजर्स इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि जी काम करना है, प्रोडक्टिविटी है, पीक परफॉर्मेंस है। ये वर्ड्स को 30-40 साल में आए, उससे पहले दुनिया में इस तरह से डिस्कस नहीं होते थे। हाँ जी। तो हुआ क्या कि इंसान टेक्नोलॉजी की स्पीड को मैच करते करते वो इतना ज़्यादा थक गया कि वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट आने लग पड़ा कि खुदा के लिए काम भी देखें और अपना आप भी देखें। अब आप बाहर के ममालिक में देख लीजिए, 5 दिन टका के काम होता है, 2 दिन छुट्टी होती है। ठीक है जी। पाकिस्तान में वेले भी बड़े हैं नखट्टू, पूरा हफ्ते ही छुट्टी होती है उनकी, ऐसे भी हैं। कुछ ऐसे मेहरबान हैं वो बेचारे 7 दिन ही काम करते हैं। कुछ ऐसे मेहरबान हैं कि वो 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन को बचे कुचे काम कर लेते हैं। यानी हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
अच्छा, बाहर में बड़ा कॉमन है कि लोग पूरा साल मेहनत करेंगे, फिर पैसे कमाएंगे, एग्जैक्टली हाँ, उन पैसों को कमा के वो आउटिंग के लिए आउटिंग के लिए जाएंगे, ठीक हाँ, है। ट्रू। हम मोटरसाइकिल की कमेटी डालते हैं, कमेटी डाल के मोटरसाइकिल लेते हैं, फिर उसको एक टायर पे चलाना शुरू कर देते हैं। यानी हमारी जो इंटरटेनमेंट का, खुशी का कॉन्सेप्ट है वो भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ट्रू। किसी ने बड़ी शानदार बात कही कि ये हमारी जो मरी है और ये गलियात हैं, लोगों ने इनको भी ना यानी टका और तिक्का और कढ़ाई से आगे नहीं सोचा होता। यानी वो नेचर को भी इंजॉय करना नहीं जानते। वो गोरा जाता है, वो जाके किसी दूर पार किसी पहाड़ी पे, किसी वीराने में, किसी साहिल पे वो कैंपिंग करके जीता है, इंजॉय करता है, खाता पीता है, खुद बारबेक्यू करता है, वापस आ जाता है। हम सारे के सारे खुशी को सेलिब्रेट करना नहीं जानते। किसी दिन इस पे भी वैसे हमें बात करनी चाहिए कि लोग इतना तंज क्यों करते हैं, मजाक क्यों करते हैं, हाँ। दूसरों का नुकसान पे क्यों खुश होते हैं। इंटरटेनमेंट ही नहीं है ना। हाँ। जब इंटरटेनमेंट नहीं है तो आपका नुकसान मेरी खुशी बन जाएगा। अच्छा। मेरा डैमेज होना आपके लिए एक टॉपिक बन जाएगा। क्या बात, एक मतलब ये भी लोगों को तस्कीन देता है। इस सोसाइटी में कॉमन है, इंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं है। ठीक है, लोगों के पास करने को है कुछ नहीं है, लोग खुशी के जराए नहीं है, तो वो जो एक नेगेटिव अंदर की पर्सनालिटी है वो दूसरे के नुकसान से खुश होती रहती है। फिर किस तरह, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कोई मसला होता है तो हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो किस तरह इन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है? बैलेंस। अब देखें, बैलेंस के लिए ना सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी प्रायोरिटीज, तरजीहात, इकदार जिसे कहते हैं, उसको नाम दे दीजिए, उनको वेल डिफाइन करें। सही, बाकायदा समझें कि ये मतलब हम जब तक बीमार नहीं हो जाते हमें सेहत की अहमियत नहीं पता लगती। जब तक तलाक पे नौबत नहीं आ जाती ना हमें अपनी फैमिली लाइफ की समझ नहीं आती। जब तक बच्चे बिगड़ नहीं जाते ना हमें उनकी ग्रूमिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब तक हमारे मतलब वालदैन बिल्कुल डेथ बेड पे नहीं पहुंच जाते ना हम उन्हें टाइम देने को तैयार ही नहीं होते। तो हमें इनको बड़े अच्छे वक्त में इन चीज़ों को अपनी तरजीहात वाज़िया करके, तय करके और फिर आगे चलना चाहिए। अब तरजीहात का तयन का मतलब ये है कि आप वो, फिर मिसाल में ले लूँ कि बाज़ार में खड़े हैं तो आपको पानी पीना है, तो आप फिर उतना ही पानी लेते हैं क्योंकि आपको अपनी एनर्जी बचानी है, आपको अपने रिसोर्सेज बचाने हैं और आगे चलना है। जब आगे चलना है और ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है तो उसके लिए अपना आप बचाना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ, एक वन लाइनर यानी वर्क लाइफ बैलेंस पे कई कोटेशंस, कई जुमले हैं जो मैं कोट कर सकता हूँ। वो ये कि कहीं काम में इतने बिजी ना हो जाए कि जीना भूल जाए। यानी जीना बजाते खुद एक काम है जिसके लिए आप दुनिया में सांस ले रहे हैं, मौजूद हैं। जीने का मतलब अपनी जिंदगी को महसूस करना, मतलब लोग कहते हैं ना कि खुशियों को हम सिर्फ महसूस जिंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। ऐसे ही है, रिबोट की लाइफ है। बड़ी दुनिया सुबह उठती है, नाश्ता करती है, काम पे जाती है, शाम को पूरी एनर्जी कंज्यूम की होती है, घर आते हैं, गिर जाते हैं, टीवी लगाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, फिर अगले दिन वही एक साइकिल चल पड़ता है। मेरा कहना है कि इसमें कहीं रोक के, अच्छा, टाइम दे के अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। सही, देखें इसमें क्या क्या ज़रूरी है। अब मतलब क्या क्या ज़रूरी है मैं बता दूं। हम सिर्फ एक दफ्तर और घर इस तरह नहीं कह सकते, बहुत बड़े एरियाज़ हैं, 6-7 एरियाज़ हैं। इनको मैं ज़िंदगी की बास्केट्स कहता हूँ, इनको बकेट्स कहता हूँ, जिनको सामने रखना चाहिए। मसलन सेहत बहुत ज़रूरी है जी, मैं पहले गिनवा देता हूँ फिर तफसील से इस पर बात करेंगे। फ्रेंड सर्कल बड़ा ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में 2-4 बडीज़ होने चाहिए, शेयरिंग के लिए, बात करने के लिए, कोई अपना दुख सुख बोलने के लिए, कोई मशवरा लेने के लिए, कोई सुनने के लिए, कोई समझाने के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अपना नहीं है, अज़ली करम जो कहते हैं गरीब है जिसका दोस्त कोई नहीं है, तो दोस्त का मतलब ये कि ऐसी चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में, साथ सोशल होना बड़ा ज़रूरी है। फिर देखिए आपकी जो एक प्रोफेशनल ग्रेस है वो होनी चाहिए, अपना काम आना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अपने काम में महारत होनी चाहिए, अपने काम पे कमांड होनी चाहिए। फिर आप कह लीजिए आपकी फैमिली लाइफ भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके रिश्ते बड़े ज़रूरी हैं, आपके बच्चे बड़े ज़रूरी हैं। फिर आपका मुआशी सर्कल, मैं हमेशा अल्लाह से दुआ भी मांगता हूँ और आप भी मांगिए कि अल्लाह ताला हमें खुशहाल रखे। खुशहाल का मतलब ये कि अपने हाल पे खुश, लेकिन ये भी है कि जो आपके, देखें 4 सिचुएशंस हैं ज़िंदगी में ना। सम टाइम आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और आपकी इनकम थोड़ी होती है, ये चैलेंज है। फिर उधार लिया, मसाइल पैदा हुए, आप यहाँ देखें चादर के मुताबिक अपने पाँव फैला लें। सम टाइम जितने आपके अखराजात होते हैं उतनी ही इनकम होती है, बराबर होते हैं, पूरा चल रहा होता है। एक और सिचुएशन बताने लगा हूँ जिसको मैं इनकरेज करता हूँ, वो ये है कि आपकी जो अखराजात हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा इनकम है, उससे सेविंग आती है। हाँ जी। हम सारे कोई दरवेश नहीं, आम इंसान है, प्रोफेशनल्स हैं। सेविंग से
कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद होता है कि कोई चैलेंज आ जाता है, कभी जरूरत पड़ जाती है, कोई सिचुएशन कोई खरीदना पड़ जाता है, तो आपके पास एक आज़ादी होती है कि कुछ पड़ा हुआ है मैं खरीद सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है। एक और लेवल है कि आपकी अखराजात जो है वो ज़रूरतें थोड़ी सी और इनकम बहुत ज़्यादा, एक्सेप्शन है, अमारत और रिचनेस के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। लेकिन आमतौर पर खुशहाली जो है ना, उसकी एक ये करीब करीब डेफिनेशन हो जाती है, अगर प्रैक्टिकल उसकी फॉर्म बताऊं, कि जो आपके अखराजात हैं उससे आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कुछ सेविंग हो जाती है और वो सेविंग की वजह से आपका एतमाद भी बहाल रहता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये वर्क लाइफ बैलेंस में प्रायोरिटी सेट करने के बाद क्या करना है। प्रायोरिटी सेट करने के बाद आप अपने एनर्जीज़ को, अपने सारे पोटेंशियल्स को, आप अपनी स्ट्रेंथ को भी डिवाइड करें, सही, वक्त को भी तकसीम करें। अच्छा, देखें, वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट इससे भला क्या हो सकता है एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात गिरामी ने अपने पूरे दिन को 3 हिस्सों में तकसीम किया, 24 घंटों को 3 हिस्सों में तकसीम किया, जो क्या लीजिए सीरत की किताबों में दर्ज है, जो रवायात में कोट किया जाता है। एक वक्त आपने अपने सारे कामों को दिया, जो मिशन था मीन, एक वक्त आपने अपनी फैमिली को दिया और एक वक्त आपने अपने आराम को और इबादत को दिया। तो ये 3 हिस्सों में तकसीम किया है, और इससे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता कि आप अपने काम के वक्त में काम करें और आप अपने रेस्ट के वक्त में रेस्ट करें, फैमिली के टाइम को फैमिली। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला आ जाता है, हमारे सुनने वाले कहीं सोच रहे होंगे कि कई जगह पे काम की नोयत ऐसी है, बॉस ऐसा है, इदारा ऐसा है, जहाँ पर वापस जाने का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं होता, वापस जाने का भी, और दूसरा घर जाके भी उन्हें काम करना पड़ता है। लाहौर में अब कई ऐसे ऑफिसर्स हैं, मतलब मुझे जो सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, जो घर ही नहीं जाते थे। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने मतलब वो कहते थे, मतलब ड्यूटी शुरू 12 बजे होती है दिन में, और रात गए तक होती है। अच्छा, ठीक है कि नहीं, वो घर से रुस्से होंगे तो अब सबकी शामत, पूरी टीम बेचारी जो है वो रात 10-11 बजे बैठ के काम कर रही है। तो ये लीडर्स को भी सोचना चाहिए, इदारों को भी सोचना चाहिए। यानी मैं कहता हूँ कि ये जो छुट्टी है, जो ऑफिशियल लीव्स होती हैं, हॉलीडेज, ये देनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये एनुअल लीव्स होती हैं, ये देनी चाहिए और ये लेनी भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये इससे आप नॉर्मल रहते हैं, यानी ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है कि जो सिर्फ काम की जगह पे ही रहता है। बिल्कुल ऐसे मतलब फर्ज करें टीवी स्टेशन है, आप लोग यहीं पर रहना शुरू कर दें, तो जरा सोचे ना कि आपकी पर्सनल लाइफ तो खत्म हो जाएगी सारी की सारी। बाज जो बॉसेस होते हैं ना, वो अपने टीम को अपना पक्का मुलाजिम समझ लेते हैं, वो समझते हैं ज़र खरीद गुलाम है, उन्हें लगता है जैसे हमने मतलब जंग में इनको जीता था ये सारी टीम जो है, इनको हम तनख्वाह नहीं देते, ये वो इस तरह ब्लैकमेल करते हैं। ये बड़ा गलत है, डिस्करेज करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल करके थोड़ी सी बगावत भी कर देनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, और एक नहीं तो अल्लाह ताला कोई और रास्ता खोल देगा। लेकिन ये वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है, और हमें इसकी किसी नई जगह जॉब लें आप, चलें एक टाइम होता है मुनीबा, शुरू का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं, आपको अकोमोडेट करना होता है, मतलब कंप्रोमाइज़ भी करने होते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद अब आप अगर अगली जॉब पे जा रहे हैं तो उनसे बात करें कि छुट्टी का टाइम क्या होगा, मतलब मैंने अपने बच्चों को टाइम देना होता है। अच्छा, फिर ये भी एक बात मैं मिस ना कर जाऊँ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में ना प्रायोरिटीज़ बदलती भी रहती हैं। मसलन बच्चे छोटे हैं, सम टाइम आपके फादर मदर आपके सास ससुर साथ अकोमोडेट कर रहे होते हैं, एक टाइम आता है जब बच्चों को आपकी बड़ी ज़रूरत होती है, एक टाइम होता है जब वालिदैन पे आप डिपेंडेंट होते हैं, एक टाइम होता है जब वालिदैन आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक ऐसा अल्लाह ना करे वक्त किसी की ज़िंदगी में आ जाता है, घर का कोई फर्द बीमार हो सकता है। तो यानी आपको देखना है कि मुझे इस वक्त में अपनी प्रायोरिटीज़ क्या सेट करनी है और किस तरह से सेट करनी है, और फिर उनको फुलफिल करना है, किसी भी तरह मैंने उनको टाइम देना है, एनर्जीज देनी है, अदरवाइज वर्क लाइफ बैलेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज जिस तरह वीकेंड का शो हम मना रहे हैं शाह साहब, तो आज वीकेंड है और बहुत से लोगों का आज वीकेंड होगा, मुझ समेत बहुत से लोगों का, तो क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि किस तरह वीकेंड गुजारना चाहिए? मतलब 6 दिन वो लोग काम करते हैं, 1 दिन की छुट्टी मिलती है, तो किस तरह वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, और वीकेंड किस तरह मनाना चाहिए जब एक छुट्टी मिलती है? उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखें जी, अब कई तरह के मखलूकें पाई जाती हैं हमारे मुल्क में। कई लोग पूरे हफ्ते के कपड़े खुद धोते हैं, बेचारे ऐसे भी हैं। कहीं जो है वो जो काम पूरे हफ्ते के पड़े हैं पेंडिंग पड़े होते हैं, वो कर रहे होते हैं। कई लोगों ने को पार्ट टाइम ऐसा काम रखा होता है, वो महंगाई बहुत ज्यादा है, एक काम से एक जॉब से कईयों का गुजारा नहीं होता, तब शुरू कर देते हैं। मैं असल में कहना चाह रहा हूँ कि आपकी ज़ात को जो वक्त चाहिए वो ज़रूर दें, एक अपनी शख्सियत का जो खुशगवार पहलू है वो ज़रूर। आप देखेंगे लोगों को 5 या 10 साल के फासले से कभी देखिएगा, लोग जैसे बेजार हो गए होते हैं, उनकी शख्सियत के कलर्स ख़त्म हो जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। अब वजह क्या है? अच्छा, वो कहते हैं जी हालात ऐसे थे,
हालात ने हमें ऐसा कर दिया। मैं कहता हूँ हालात अपनी जगह पे, मैं इनकारी नहीं हूँ, लेकिन क्या आपने भी केयर की? देखिए, सूरज की रोशनी से बचने के लिए सन ब्लॉक आप लगाते हैं, ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो जाता है तो आप वॉक करते हैं, चीज़ें क्या कुछ आप करते हैं, मोटापे को ख़त्म कर, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, मुतमईन रहने के लिए, राज़ी रहने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने तय किया मुझे भी वक्त चाहिए, मुझे भी अपने आप से मोहब्बत थोड़ी सी करनी चाहिए, मुझे भी अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे भी अपनी केयर करनी चाहिए, मुझे भी एक सेल्फ केयर की ज़रूरत है, मुझे भी एक मी टाइम चाहिए। ये मी टाइम बड़ा ज़बरदस्त कमाल की चीज़ होती है। लेकिन लोग कहते हैं मी टाइम क्या है, क्या कर सकते हैं आप मी टाइम में? ये तो मी टाइम का कॉन्सेप्ट ही अजीब है। बस नहीं, इनकरेज नहीं किया जाता ना, इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, आप अपनी प्रायोरिटीज को सोचें। देखें, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी अपनी कंपनी है। अगर आप अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं कर सकते ना, तो फिर ये आप डिपेंडेंट हो गए, किसी की कंपनी सारी जिंदगी आप कंपनियां ढूंढते रहेंगे, वो आप मोहताज रहेंगे। आप अपनी कंपनी ऐसी बनाए ना, आपका सोचना ऐसा हो, आपका देखना ऐसा हो। आजकल तो देखें, लोग वक्त ज़ाया करते हैं रील्स देख के, मोबाइल पे इंटरनेट सस्ता है, पाकिस्तान में कहीं गए वाईफाई मांगा, उसके बाद बैठ के फजूल किस्म की वीडियोस देखते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको अपना मी टाइम में अपने बारे में सोचना चाहिए, इबादत कर लें, आप तस्बीह पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें। आपका जो मिजाज है, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, वो आरफाना म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, आपको जो पसंद है वो ज़रूर करें। और अपनी को फेवरेट घर में भी जगह होनी चाहिए, और घूमने फिरने के लिए भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर आप टाइम गुजारें तो आपको खुशी मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे दोनों लाइफ में, तो दोनों लाइफ में क्या हम कामयाब हो सकते हैं? देखिए, होता क्या है, एक किसी खास शोबे में हद से बढ़ जाना, ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, मतलब कई ऐसे लोग हैं, मैं मिसालें तो नहीं देना चाहूँगा, जो प्रोफेशनल लाइफ में जीते हैं, पर्सनल लाइफ क्राइसिस है। टोटली बड़ी दुनिया ऐसी है, आप वो देखेंगे कि जी पता लगेगा तलाक़ें हुई हैं, घर नहीं बच्चे बिगड़ गए हैं, बीवी ने छोड़ दिया है, बेटाइमी तलाक हो गई है। अच्छा। 60-70 साल की उम्र में आपको तलाक़ें मिलने पड़ेंगी। आपको सारे बच्चे पैदा हो गए हैं, बड़े कर दिए, सारा कुछ हो गया, और अम्मा ने कह दिया मैंने अब्बा के साथ नहीं रहना। अब ये क्या है? इसका मतलब पूरी जिंदगी में वो रिलेशन ही नहीं बिल्ड कर सके। जिस 40 साल दे दिए सिर्फ बच्चे पैदा करने थे, क्या रिलेशन ही नहीं बनाया अपना। और कई लोग ऐसे हैं जी, वो उन्हें काम ही नहीं आता, उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो अपग्रेड नहीं हो रहे होते, तरक्की नहीं हो रही होती, मेहनत नहीं कर रहे होते, अपने काम में मेहनत नहीं कर रहे होते, अपने काम को अपग्रेड नहीं कर रहे होते, वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे होते, वो गुजारा कर रहे होते। तो ये दरअसल किसी एक शोबे का हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाना, ये अब नॉर्मेलिटी है। ओके, आपका बैलेंस है, आप एक फादर भी हैं और आप एक प्रोफेशनल भी हैं, आप हस्बैंड भी हैं और आप जो है वो बेटा भी हैं, आप एक दोस्त भी हैं और आप कह लीजिए एक सिटीजन भी हैं, कुलीग भी हैं। यानी ये सारे रोल्स हैं, और ये सारे रोल्स हमें बेहतरीन, मैं वैसे भी कहता हूँ मेरी बहन कि हमें ज़िंदगी में हर शोबे में 33 नंबर लेने चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, कम से कम पासिंग हमारे मार्क्स होने चाहिए। कि हमारा जो है ना जी, जेंटलमैन होने का भी कोई 40-50 नंबरों वाला होना चाहिए। अच्छा। ये इतने ही घटिया ना हो कि लोग के यार, कम से कम जेंटलमैन होना चाहिए बंदे को। और मैं नहीं कहता कि जी बीवी हमारी कह दे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, कम से कम वो कहे यार ये चलो यार मुनासिब है। मुश्किल काम है ये अचीवमेंट, वैसे सबसे मुश्किल है, लेकिन इतना हमें अचीव करने। दोस्त कहें यार के यार वाकई वैल्यू ऐड करने वाला अकोमोडेटिंग इंसान, प्रोफेशनल कोलीग कहें, दोस्त कहें। अच्छा, जो शाह साहब, जो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने जो दोस्त होते हैं, जिसके आपने बात की कि दोस्त भी, एक कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, मैटर करती है और मैटर अलॉट, तो जो उनको भी पीछे छोड़ के आगे चले जाते हैं, तो जो उनके मोहसिन होते हैं उनके वाले से क्या कहेंगे आप? देखें, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ये बात मैं वीडियोस में भी कहता हूँ और इस टीवी प्रोग्राम के जरिए भी कहता हूँ, इस माशरे में जीने के लिए एक बड़ा बुनियादी जो प्रिंसिपल कह रहे हैं, हकीकत, उसको मान लें। ये माशरा थैंकलेस है, ये माशरा बेरहम थैंकलेस है। यानी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप लोगों के लिए कुछ करते रहें, यकीन कीजिए लोगों को थैंक यू कहने नहीं आता, ऐसे ही है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, थैंकफुलनेस नहीं है। ये तो शुक्र है, मोमिन ईमान वाला तो अल्लाह से मांगता है ना, वो कहता है यार मैंने अल्लाह तेरे लिए किया, या इखलास से किया, या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, या अपना रोल प्ले किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई, अल्लाह पे छोड़ देता है। अदरवाइज अगर आप सबके चेहरे देखने लग पड़ेंगे इसके लिए मैंने किया और ये क्या कर रहा है, लोग भूल जाते हैं, राब्ता नहीं करते। ऐसे ही है। हमने इस पे बड़े बड़े छोटे छोटे तजर्बे करके देखा। हमने देखा कि हम हर ईद पे ना, अब ये बड़ी एक डिफरेंट मिसाल आपको मैं देने लगा हूँ, टीवी पे मैं ये बात नहीं कहना चाहता लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा।
हम हर साल अपने एक्स एम्प्लॉइज जो जा चुके हैं, हाँ। ईद पे उनको भी तोहफे भेजते थे, अच्छा, हर साल। क्या बात छोटी है। बात नहीं है। क्या बात यानी है, कि वाह। जो बंदा जा चुका है, छोड़ के जा चुका है, जैसे हमने तजुर्बा किया कि वो साल का सिर्फ उसमें से कई ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो सिर्फ तभी एक दफा मैसेज सिर्फ करते हैं, सर जस्ट रिसीव एंड थैंक यू। अच्छा। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ, लोग इखलाकी तौर पे राब्ते में नहीं रहते, उनमें एक्नॉलेजमेंट का जज्बा ही नहीं होता, मतलब कंप्लेनेंट डाल रहे हैं हर जगह, अच्छा, शिकवा गिला कर रहे हैं। ये आम मिजाज है। 99% जहां पर काम करते हैं जाने के बाद उस जगह को बुरा कह रहे होते हैं। 99% ऐसे ही है। वो बोझ पता नहीं हमने कोई एहसान कर दिया था और हमारे साथ तो बड़ी, अल्लाह के बंदो पता नहीं क्या कुछ सीखा तुमने। तुम्हें पहले बंदा तरले डाल रहा होता मुझे को प्लेटफॉर्म मिल जाए, जब मिल जाता है तो बंदा सबसे ज्यादा बदियां उसकी कर रहा होता है। कैसा इंसान नाशुक्र है। तो ये नाशुक्रापन जिसकी एंथ्रोपोलॉजी भी उस पर कहती है, साइकोलॉजी भी कहती है, इंसान, कुरान पाक कहता है इंसान नाशुक्र है, लेकिन इस माशरे में बहुत ज्यादा। ये आपको बिटर रियलिटी मान जानी चाहिए, अदरवाइज आप हर्ट होते रहेंगे। ऐसे ही है। यानी आप यहाँ तो फिर बेरहम हो जाएंगे, वो भी नहीं होना, क्योंकि दिल की दुनिया है, दिल तो रहम से भरा होना चाहिए ना जी आपका। हाँ जी। लेकिन आप उस रहम करने के बाद उम्मीदें ना लगाएं इंसानों से। मैं कहता हूँ सके भाई से भी ना लगाएं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो कुछ आप कर सकते हैं वो करें और आगे निकलें। सही। जो दरवेश होता है ना, दरवेश, दूरवेश, वो कुआं खोदता है पानी नहीं पीता, कोई और पीता है। वो दरख्त लगाता है फल नहीं खाता, कोई और खाता है, उसकी छांव में नहीं बैठता, वो आगे निकल जाता है। तो अगर ये जिंदगी है, इसमें आपको खुश रहना है, मुतमईन रहना है, तो अच्छा करके उम्मीदें ना लगाएं, अदरवाइज आप हर्ट होते रहेंगे। और वैसे इखलाकी तौर पे करना क्या चाहिए, जो आपने सवाल बुनियादी किया था, शुक्रिया अदा करना चाहिए, सही, इज्जत देनी चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, शुक्रिया का एक मैसेज करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए, कोई केक कभी लेके जाना चाहिए, और कोई एक अच्छा सा लेटर एक्नॉलेजमेंट का लिखना चाहिए। ये शुक्रिया का रवाज इस माशरे में, इस पूरे मुल्क को, 22 करोड़ अवाम को सिखाना चाहिए कि थैंक यू कहना चाहिए। किसी ने रास्ता दिया, किसी ने को आसानी पैदा की है, उसकी तरफ देख के मुस्कुरा के उसे कहें जी बहुत मेहरबानी, थैंक यू। लेकिन हमारे नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है, आई एम सॉरी नहीं है, थैंक यू नहीं है, प्लीज नहीं है। ये वर्ड्स आपको बड़े कम मिलेंगे, बाहर कॉमन है, सारी दुनिया में कॉमन है, लोग शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू करते हैं। यहाँ पर रवाज ही नहीं है, रास्ता देने फिर भी कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। एग्जैक्टली, यहाँ पे आप रास्ते में जाते जाते किसी को सलाम करे तो लोग कहेंगे पता नहीं क्यों सलाम कर रहे हैं। बाय तो गुड मॉर्निंग बोला जाता है कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। अच्छा, लास्ट पे ये जानना चाहूंगी, कामयाबी की कुंजी क्या है? ये जरा इसको, एक बड़ा कामयाबी एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है ना जी। मेरा जाती ख्याल है इस्तिकामत ही है जी, लगे रहें, डटे रहें, अच्छा। अपग्रेड करते रहें। ये जिंदगी जो आज तक गुजरी है, इस आज का कल है, वो इंतजार कर रहा है, बड़ी मंजिलें इंतजार कर रही हैं। सही। चलते रहने वाले के लिए मंजिलें हैं, जो रुक जाता है ना उसके लिए कुछ नहीं है। तो एक से दिन नहीं रहते, दिन फिरते रहते हैं। बड़ा कुछ ऐसा है जो आपको कोशिश से मिलता है, बड़ा कुछ ऐसा है जो कोशिश के बावजूद भी नहीं मिलता, और बड़ा कुछ ऐसा है जो कुछ ना करे मिल जाता है। ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, फजल और करम की शक्लें होती हैं। तो ये चलते रहने वाले के लिए लाइफ है, रुक जाने वाले के लिए कोई नहीं है। कमर बस्ता बांधे, अल्लाह का नाम लेके अपने दिन को शुरू करें और जिंदगी को शुरू करें, आज से जीना शुरू करें। इस पे तो कोई पैसे नहीं लगते। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा आज का जनाब हमारा टॉपिक रहा है कि किस तरह हम पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जनाब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। जनाब, बढ़ती मसरूफियत के बायस हम अक्सर एक्सरसाइज और इस जैसी तमाम तर एक्टिविटीज़ से ना आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं, और जिस वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ आम हो रही हैं। जैसा कि हम आम सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुका है, या फिर फ़लाँ शख्स की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा आम क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग या पहले के लोग इस तरह के मसाइल का बहुत कम शिकार रहते थे। इसकी वजह ये थी कि जिस्मानी कसरत उनकी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा होती थी। चूँकि पहले टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो लोगों के पास आमदरफ्त और सवारी के लिए साइकिल हुआ करता था, जो कि आने जाने के लिए भी बेहतरीन था और सेहतमंद रहने में भी मददगार साबित होता था। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस वक्त साइकिल चलाते हैं? मेरे ख्याल से शायद सड़क पर अगर नज़र दौड़ाएं तो कहीं कोई भूले भटके हमें साइकिल सवार नज़र
आता होगा, वरना बाइसाइकिल जो है वो नज़र नहीं आती हैं। बाइक्स और गाड़ियों की ही भरमार हमें सड़कों पर नज़र आती है। वैसे तो साइकिलिंग अब बाकायदा एक खेल बन चुका है और साइकिलिंग ओलंपिक्स में दुनिया भर में होने वाले खेलों के तमाम बड़े मुकाबलों का अहम मैदान भी है और अहम हिस्सा भी बन चुका है। तो साइकिलिंग की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साइकिलिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बाकी खेलों की तरह इस खेल में भी जिद्दत आती जा रही है और तरह तरह की तब्दीलियां की जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में साइकिलिंग के हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए जाते, जिस वजह से पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन मसाइल से दो चार है और वसाइल की अदम दस्तयाबी के बायस पाकिस्तानी साइकिलिस्ट कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके। और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन किन मसाइल का शिकार है, हुकूमत को इस खेल की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मौज़म खान क्लियर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं स्नेहा खालिद हैं हमारे साथ। मौज़म साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और स्नेहा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। मौज़म साहब सबसे पहले तो आप ही से बात करना चाहूँगी, आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि इसको मनाने का एक तो मकसद क्या है, दूसरा पाकिस्तान में साइकिल का रुझान कितना बढ़ता जा रहा है साइकिलिंग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बाइसिकल का आलमी डे आज जो मनाया जा रहा है, इसकी अगर देखा जाए तो अगर हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे और कब कैसे स्टार्ट हुआ। सही। ये 2018 में 2018 जो कि 5 साल पहले यूएन ने जनरल असम्बली ने ये बिल पास किया कि बाइसाइकिल डे जो है वो हमें मनाना चाहिए और उसके लिए 3 जून का को पूरी दुनिया में उसके लिए वो उन्होंने उसको बिल पास करवाया। सो बेसिक उसके अगराज़ मकासद क्या थे, उसकी बैकग्राउंड की क्या पैरामीटर्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसको देखते हुए सामने रखते हुए हमें इस चीज़ को उजागर करना है, इसकी अहमियत को बाइसाइकिल की। सही। और उसमें जो है वो सबसे बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ बुनियादी चीज़ है कि ये जो हमारी सेहत के हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी सवारी है जिसके अगर हम अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर हम अडॉप्ट कर लें तो हमें किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि ये तमाम हमारी बॉडी को जो है वो फिट रखती है। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर हम इसको एज ए कम्यूट के तौर पर अगर हम इसको लें तो हम आप देखें कि सबसे पहले हम फ्यूल्स को कितना हम कंजप्शन को सेव करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हम सेहत हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और जब हम उसको सेव करेंगे तो हम ज़र मुबादला जो है वो उसमें बड़ी हद तक जो है वो हम कंट्रोल कर लेंगे। और उसके अलावा देखें कि ये जो इस वक्त हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक और इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन है, ये गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की वजह से। बिल्कुल ऐसे। अगर हम साइकिल को बतौर सवारी हम इसको मुआशरे के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं और हुकूमती सतह पर इसकी सरपरस्ती की जाए तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारे मकासद सेहत के हवाले से हों, इन्वायरमेंट के हवाले से हो, इवन सोशली जो है वो आजकल स्पेशली देखें कि हमारी सोशल राइट्स जो है वो अक्सर पूरी फैमिली जो है उसके अंदर ख़ास तौर पर वीकेंड्स के ऊपर आप पूरी फैमिली बच्चे तो वो उसके अंदर तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा और हेल्दी साइन है। और जिसको मैं समझता हूँ कि इसको हुकूमत किस तरह से इसको सरपरस्ती कर सकती है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हम दूसरे मुल्कों की तरह हम एक दिन मुख्तस कर दें, कोई हफ्ते में एक दिन कि जी कर लिया जाए कि आपने साइकिल कि आपने आज के दिन थर्सडे हो वेडनेसडे हो, आज के दिन जो है वो कोई गाड़ी कोई मोटरसाइकिल जो है वो नहीं चलाएगी, वो नहीं सड़क पे आएगी, सिर्फ साइकिल आएगी। अगर इस पे अमल दरामद हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए और बड़ा जज्बा चाहिए अगर इसको भी इम्प्लीमेंटेशन करानी है। अच्छा स्नेहा, आपसे बात करना चाहूँगी, आपने कब साइकिल चलाना शुरू की प्रोफेशनली? बचपन में तो हम सारी साइकिल चला रहे होते हैं, लेकिन कब आपने सोचा कि आप प्रोफेशनली इसको परसू करोगे इस फील्ड को?
मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद जब फ्री हुई थी, हाँ। तब मैंने साइकिलिंग चलाना स्टार्ट की। मेरी अच्छा। कोच है, तो उनको मैं देख के काफ़ी इंस्पायर्ड थी। तो वो जब चलाती थी तो मैंने उनको पूछा कि मैंने भी करना चाहती हूँ, अच्छा। साइकिलिंग में इन होना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये गाइडलाइन दी और आज मैं नेशनल प्लेयर। तो कितने साल हो गए प्रोफेशनली आपको चलाते हुए भी? 2 इयर्स हो गए टू ऑलमोस्ट। इयर्स हो गए। हाँ जी। और आप इंटरनेशनली और नेशनली जो है वो अब साइकिलिस्ट बन चुके हैं। हाँ जी। क्या बात है। तो बचपन में भी चलाती थी साइकिल या नहीं? बचपन में कभी कभी चलाते थे, पापा बहुत डांटते थे और अंदर लेके जाते थे। अच्छा। कि नहीं चलानी, भाई की है टूट जाएगी। अच्छा। और लड़की मतलब होता है ना कि बच्चियों को नहीं चलाने देते, तो ये भी हाँ। कोई मामला था? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। वैसे भाई की थी, वो रोता था, इसलिए पापा मुझे चलाने नहीं थे देते उसकी साइकिल। तो अभी किन किन कॉम्पिटिशन्स में आपने हिस्सा लिया हुआ है? कितनी जो है वो जो रेसेस हैं वो आपने विन की हुई हैं? मैंने पंजाब लेवल पे खेला हुआ है। जो नेशनल एट लेवल हुआ था लाहौर में, उसकी तरफ पार्टिसिपेट किया था। और जो फिर पाकिस्तान में सुबह का होता है, अच्छा। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा मौज़म साहब, साइकिलिंग फेडरेशन, आप उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, तो क्या कहेंगे? एक तो जिस तरह आपने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, अगर ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो क्या ही बात है। दूसरा ये कि हमारा जो साइकिलिंग जो शोबा है, ये हमारा स्पोर्ट्स शोबा है, इसके अंदर ही आता है, तो इसको किन किन चैलेंजेस का सामना है? कहाँ पर हम अभी लैक कर रहे हैं? देखिए, हम जिसको कहते हैं कि हम बड़ी कोशिश करते हैं कि इसके अंदर, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अगर माजी से अगर हम कंपेयर करें तो हमने बहुत इम्प्रूव किया साइकिलिंग में। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। जी जी। तो उस इम्प्रूवमेंट को सामने रखते हुए अभी हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अच्छा। ठीक है। और ऑब्वियसली उन चैलेंजेस से अगर हम खुद उसको फेस भी कर रहे हैं, जितना हो सकता है हम उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसके अंदर गवर्नमेंट पूरी तरह, गवर्नमेंट पार्शली तो हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पूरी तरह गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे जो है वो इसको ओन करें, ताकि इसके अंदर जो है वो ज़्यादा हम जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और डाइट के ऊपर, अच्छा। लड़कों की ट्रेनिंग के ऊपर, उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, और इस तरह के और जिस तरह से बहुत सारी चैलेंज है उनके ऊपर हम काम कर सके, जो अनफॉर्चुनेटली हम टेम्परेरी बेसिस के ऊपर तो करते हैं, लेकिन इसको रूटीन का जो हिस्सा है वो हमें उसको बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर मेडल्स की हम बात करें तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। शॉर्ट टाइम के साथ नहीं चल सकते। हम वो नतीजे नहीं हासिल कर सकते जो हमें कर सकते हैं और जो हमें करने चाहिए। अच्छा, लेकिन मौज़म साहब, अब पूरी दुनिया जो है ना इस साइकिलिंग के भी रेस में बहुत आगे चली गई है, हमारे से भी आगे चली गई है, जिद्दत आती जा रही है। पिछले साल हमने देखा कि जब पाकिस्तानी एथलीट्स इंडिया में गए थे, वहाँ पे वुडन ट्रैक था और यहाँ पर वुडन ट्रैक नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा जो एक एथलीट था वो ज़ख्मी भी हो गया था। तो अब कोई उसके ऊपर डेवलपमेंट हो पाई है वुडन ट्रैक के हवाले से पाकिस्तान में? देखिए, अभी भी जब हम इसको गवर्नमेंट की सतह के ऊपर जब हम बात करें तो हम इसके ऊपर बात करते हैं जी। लेकिन बात फिर वही है कि अभी तक जो है वो उसके ऊपर खातिर खा जो है वो नताइज हमें होप ज़रूर मिलती है और हमें उस होप के साथ ही जो है वो चलना पड़ता है। अच्छा। लेकिन अभी तक जिसको कहते हैं कि ये एक ख्वाब है, जिसकी हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि ये शर्मिंदा ताबीर होगा, और मुझे बड़ी उम्मीद है और ख्वाहिश भी है कि ये जल्द अज जल्द ये मुमकिन हो सके, क्योंकि ये बेसिकली इससे ही हमारी साइकिलिंग का और हमारे आने वाले जो यंग जनरेशन है और यंग एथलीट है उनकी साइकिलिंग का दारोमदार इसके ऊपर जो है वो लगा हुआ है। और अगर ये हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे एथलीट बहुत अच्छे हैं। तो हमारे पाकिस्तान में एक भी वुडन ट्रैक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक भी वुडन ट्रैक इस वक्त तक मौजूद नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर हम छोटे छोटे कंट्री ईरान में देख लें वहाँ पे मौजूद है, इंडिया देख लें वहाँ पे, क्योंकि अभी ये वक्त की ज़रूरत है ना। एग्जैक्टली।
तो ये हमारी इस वक्त इतनी ज़रूरत है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि मैं उम्मीद भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, और मेरी अपील भी है गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। और ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं है, हमने तो जितनी साइकिलिंग करनी थी कर ली, लेकिन इन बच्चों के लिए और आने वाले कल के लिए इनको बहुत ज़रूरत है। और ऑब्वियसली हम अक्सर ये होता है कि जो हमने शॉर्टफॉल जो हमने फेस की होती हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों के अंदर जो है उन कमियों को जो है वो दूर कर सकें। हमने तो उन ट्रैक्स के ऊपर जितना करना था वो कर लिया। हमें आज भी अपने दिल के अंदर एक खलिश रहती है, एक खला रहता है कि काश अगर वो होता तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट कर सकते थे। लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि चलें कोई नहीं, हमारा वक्त वो नहीं है। आज हम इस पोजीशन में हैं कि लड़कों के लिए एक आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कि हुकूमत के सामने और जो है वो प्राइवेट इदारे जो है वो इसके अंदर वो मिलकर जो है जॉइंट वेंचर के सामने रखते हुए इसमें अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इससे हमारी साइकिलिंग और हमारी यूथ का जो है वो फ्यूचर जो है जुड़ा हुआ वो जुड़ा हुआ। बेशक, बिल्कुल अच्छे। अच्छा स्नेहा, जब आपने शुरू किया तो घर वालों ने सपोर्ट किया था कि अच्छा ठीक है आप साइकिलिंग कर सकती हो, प्रोफेशनली इस फील्ड को परसू कर सकती हो? घर वाले बहुत खुश हुए थे क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती थी स्टार्टिंग में, कि मेरी वजह से मेरे मुल्क का नाम रोशन हो। तो घर वालों ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, और मेरे तो फादर भी ट्रेनिंग के लिए मुझे साथ लेके जाते थे। और साथ ही रात को टाइम हो जाता था वो साथ ही लेके आते थे मुझे, तो उनकी तरफ से मुझे कोई इशू नहीं हुआ। कोई इशू नहीं हुआ। तो अभी कितनी ट्रेनिंग करते हो, दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है? अभी तो एग्ज़ाम्स है तो मॉर्निंग टाइम में सिर्फ कर रहे हैं, वरना मॉर्निंग टाइम में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और इवनिंग टाइम में स्टेडियम कर लेते हैं। तो साथ साथ स्टडी भी कर रहे हो? हाँ जी। क्या स्टडी कर रहे हो? आईकॉम सेकेंड ईयर। वाह जी वाह, क्या बात है। तो अभी फिटनेस के लिए क्या क्या करने पड़ती, डाइट किस तरह की लेनी पड़ती, बिकॉज आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसके लिए, तो किस तरह की डाइट खाते हो? डाइट चाहिए बॉयल वेजिटेबल्स, ओके, एग्स ज़्यादा लेते हैं हम लोग, और जूसेस वगैरह। जूसेस वगैरह, मतलब अच्छी डाइट होती है। हाँ, तो सिर्फ साइकिलिंग करते हो या उसके अलावा भी जो एक्सरसाइज है वो भी करते हो? रिसेंटली हमने जिम स्टार्ट की है, कोर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसके साथ फर्दर जो एक्सरसाइज होती है रूलर वगैरह वो हम घर में कर लेते हैं। तो जब कंपटीशन में जाते हो तो क्या कोई प्रेशर होता है और उसको कितना ओवरकम करते हो? प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब रेस है, कंपटीशन है, इतनी मेहनत की है, कौन होगा। तो इसके लिए बस दुआ करते हैं और कोच से मशवरा करते हैं, कि कोच से टिप्स लेते हैं कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। तो कोच काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं, वो हमें बताते हैं कि मतलब किस तरह आपने करना है, क्या होगा, वो हमें काफ़ी अच्छे से डील करते हैं। तो क्या मतलब जब आप ट्रैक के ऊपर होते हो, जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हो, तो क्या आपका फोकस और किस तरह की टिप्स दी जाती हैं एक तो कोच की तरफ से, और आप लोगों का फोकस कितना होता है उस चीज़ के ऊपर कि हमने अपना गोल अचीव करना है या हमने फर्स्ट आना है? उनका ये होता है कि आपने ना हाफ राउंड तक ना, एक ट्रैक है ना उसका हाफ राउंड तक आपने स्पिन उठा के जाना है। अच्छा, मतलब साइकिल पे जो खड़े होके जाना होता है वो आपने जाना है, और आपने कम से कम मतलब ब्लू लाइन से ऊपर रहना है, रेड लाइन से, ताकि आपकी रोलिंग ज़्यादा बने। उनकी ये होती है, और वो काफ़ी जब चेयर अप करते हैं ना तो तब काफ़ी अच्छा लगता है, तो टाइम काफ़ी कम हो जाता है। तो मतलब आप लड़की हो तो आपकी तरह और भी लड़कियां आपको देख रही होंगी, तो जो इस फील्ड में आना चाहती हैं उन्हें क्या टिप्स दोगी कि कितना उन्हें एक तो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, कितना उन्हें फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, साइकिलिंग में आने के लिए? साइकिलिंग में आने से मेरी जो लाइफ में चेंज आया, मैं बताना चाहूँगी कि इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, मैं कॉलेज में आना जाना अपनी साइकिल से कर लेती हूँ, कोई घर में नहीं होता, अपनी साइकिल पकड़ो और स्टेडियम आ जाओ, नहीं है कोई घर में, कॉलेज चले जाओ, किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि आपको कहीं जाना है तो वेट करो, बाबा आएंगे, भाई आएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। और हम जब साइकिलिंग करते हैं लोग चेयर अप करते हैं, काफ़ी सेफ फील करते हैं हम लोग। तो अभी हर जगह आप खुद ही जाती हो, अपने साइकिल पे ही जाती हो? हाँ जी।
मेरे तो पापा कहते हैं मैं बाइक पे साथ साथ जाता, तुम साइकिल पे साथ साथ आना। सही है, ये बड़ी अच्छी बात की है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, और ये बड़ा ज़रूरी है। और आज के दौर में ज़रूरी भी है कि आपकी लड़कियां ख़ास तौर पर इंडिपेंडेंट हो। अच्छा मौज़म साहब, थोड़ी सी फेडरेशन के मैनेजमेंट के हवाले से बात करना चाहूँगी कि हमने देखा है फेडरेशन में जो ओहदों पे बहुत से लोग ओहदों पे बरकरार रहते हैं, बराजमान भी रहते हैं, 10-10 साल 15-15 साल वही लोग बैठे रहते हैं। तो जब वो उस ओहदे पे आते हैं तब भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, और जब वो जाते हैं तब भी वैसे की वैसी चीज़ें रह जाती हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई होती है। तो इसमें मैनेजमेंट का कितना अमल दखल है कि जब वो मैनेजमेंट में होने के बावजूद भी कोई नई इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, कोई नई डेवलपमेंट बरकरार लेकर नहीं आते हैं इस फील्ड के हवाले से? उसके अंदर मैं जो मैंने इवेल्यूएट किया है कि फेडरेशंस के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक होता है ना कि आपका एम क्या है। मसलन एज ए सेक्रेटरी जनरल मैं अगर आता हूँ तो मेरे गोल्स क्या हैं, हाँ। ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि मेरी प्रायोरिटी जो है, अगर ये भी हो सकता है कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि जी मैं एक ओहदा एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, और अपने जिसको कहते हैं स्पैस पाटे करके वापस आ जाता हूँ। अच्छा वो लोग जो है ऑब्वियसली उनकी स्पोर्ट्स प्रायोरिटी में नहीं होते। अच्छा, लेकिन मतलब उन्होंने बस एंजॉय करना है, ओहदे को सैर सपाटे करने हैं, exactly, और बस उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी नहीं होता कि हमने कुछ नया करना है, आने वाले बच्चों के लिए, यूथ के लिए कुछ करके जाना है फेडरेशन में। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक इदारा होना चाहिए, यानी कि जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, यू नो लाइक अगर ओहदे के ऊपर आना चाह रहा है तो उसको उसकी वो चक्की में से गुजर के आना पड़े कि उसके एम्स क्या हैं, उसको टारगेट्स क्या दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसका पैशन कितना है उस मामले में, उसकी ग्रोथ के अंदर वो उसका विजन क्या है, यू नो, ताकि हम ऐसे लोगों को फेडरेशंस के अंदर सामने लेके आए जो वाकई जिनको ईयरली बेसिस के ऊपर उनके ग्राफ को चेक किया जाए कि उन्होंने लास्ट ईयर अगर वो एज ए जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट हैं तो साइकिलिंग का या किसी स्पोर्ट्स का जो ग्राफ कहाँ पे था, क्या वो ग्रेजुअली इंक्रीज बढ़ रहा है। अगर तो वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो काम कर रहे हैं। और अगर वो 5 साल से 10 साल से वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ग्राफ खड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर सिर्फ सैर सपाटे कर रहा है, सिर्फ सैर सपाटे कर रहा है। तो इसके अच्छा सर, ये बड़ा कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बच्चे यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं उन्हें। तो फेडरेशन इस हवाले से क्या काम कर रहा है? कोई टैलेंट हंट प्रोग्राम लेकर आ रहा है, कोई इस तरह की चीज़ों, जो न्यू जनरेशन है या जो यूथ है, यूनिवर्सिटी के साथ कोई कोलैबोरेशन हो रही है जिसकी वजह से जो टैलेंट जो है उसको बाहर लेकर आया जाए? देखिए, जैसे आप टैलेंट हंट की बात करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो टैलेंट है ना वो शहर से की हट से के अगर हम रूरल एरिया में जाएं ना, वहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके लिए वहाँ टैलेंट हंट करने के लिए, जैसे अगर आप क्रिकेट की अगर बात करें तो डिफरेंट छोटे छोटे इलाकों में जाते हैं और वहाँ से वो उठा के लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि फेडरेशन एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, फाइनेंशियली तौर पर, सही, कि फेडरेशन से वाबस्ता लोग हैं, कोचेस हैं, कमिश्नर्स हैं, यू नो, डिफरेंट लोग हैं जिनको हम पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में एलोकेट करें और उनको भेजें वहाँ पे टैलेंट हंट करने के लिए। अच्छा, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें अच्छा खासा बजट चाहिए होता है कि ताकि हम उसको टैलेंट को वहाँ से हंट करके फिर उसको टैलेंट सिर्फ हंट नहीं करना है, फिर उसको लेके आना है, फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, उसको ट्रेंड करना है, उसकी डाइट का प्रोग्राम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं समझता हूँ कि हमें करनी पड़ेंगी। तो फिर जाके टैलेंट, हम जाके अगर सिर्फ टैलेंट देख के हम वापस आ जाएं, उसको ग्रूम तो हमने किया नहीं जी। क्यों? कि उसके लिए फंड बहुत दरकार है। अगर वहाँ से एक फॉर एग्जाम्पल जंग से हम एक बच्चा लेके आ रहे हैं तो हमने उसको यहाँ पे ठहराना है जी, ठीक है, डाइट का ख्याल रखना है, ट्रेनिंग उसकी ट्रेनिंग का ख्याल रखना है, उसकी
फिटनेस का ख्याल हाँ जी। रखना है, ठीक है जी, और उसकी फाइनेंशियल मैटर्स का ख्याल रखना है, ठीक है ना। सही। क्यों कि ये भी हो सकता है कि जो टैलेंटेड है उसके घर वाले उसी पे रिलाई कर रहे हों, तो उसको हमें फाइनेंशियली तौर पर भी उसको देखना पड़ेगा, वरना वो घर वाले उसको कहेंगे कि भाई इधर आके अपना काम करो, हमें रोटी किसने देनी है भाई, ऐसे ही है, ट्रू। ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमें बेसिकली जो खिलाड़ी है ना, हाँ। उस वक्त तक वो उस लेवल पे नहीं जा सकता जब तक वो फाइनेंशियल इशू Financially से तौर पर, हाँ। अपने आप को बिल्कुल साइड पे उसको ना कर side ले, पर अलग ना कर ले, बिल्कुल ऐसी है। Exactly. अच्छा स्नेहा, आपसे लास्ट पूछना चाहूंगी, आगे के क्या गोल्स हैं, क्या बनाए हुए हैं गोल्स आपने, और कोई रेस आ रही है, कंपटीशन आ रही है जिसकी तैयारी कर रही हैं आप? आगे आ रही है पंजाब लेवल की रेस है ट्रैक में, अच्छा। तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। लास्ट ईयर मेरा जूनियर का, अच्छा। तो इसलिए मैं उसमें चाह रही हूँ कि मैं गोल्ड मेडल हासिल करूँ और आगे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी हमारी इंडिया में ट्रेनिंग थी जो कि मिस हो गई थी, क्योंकि ये शायद वीज़ा नहीं था मिल रहा वहाँ से, तो ऐसे कोई इशू बना था, इस वजह से हमारी मिस हो गई थी। लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ आगे जाके और फर्दर अपने स्टडीज़ में आगे जाऊँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मौजूद साहब, लास्ट पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे आज के दिन के लिहाज से? एक तो फेडरेशन की बात होगी, एथलीट्स की बात होगी, आम लोगों के लिए साइकिल चलाना कितना ज़रूरी है, उस पर क्या कहेंगे लास्ट? मेरा ये मैसेज पूरे पाकिस्तान के जी। लिए है कि साइकिल को जो है वो अडॉप्ट करें। सही, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आप नॉर्मली तौर पर आप देखें कि आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए, फिटनेस के लिए अक्सर टाइम नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर कम्यूट बना लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर तो मैं है। समझता हूँ कि सही। उसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये हमारी जो फिजिकली फिटनेस है, हम ये इतनी कर सकते हैं। एक सेहतमंद जी। माशरा जो है वो तश्कील वो पा जाएगा, और तश्कील यकीन दे करें सकते हैं, कि हमारे ठीक है जो है जी। वो जितने मौजूद- हॉस्पिटल में जो हालात हैं इस वक्त वो बेहतर हो जाएंगे, बेहतर हो हॉस्पिटल्स खाली हो जाएंगे और मैदान जो है इंशाल्लाह। वो भर जाएंगे। मौजम खान साहब और स्नेहा खालिद हमारे साथ मौजूद थी। सर आपका भी बेहद शुक्रिया, स्नेहा आपका भी बेहद शुक्रिया। वीकेंड का मज़ा और भी दुबाला होने वाला है, और आपको पता है वीकेंड के शो में हम लोग लाइटेड नोट पर ही रखते हैं जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, और हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि कुछ नए टैलेंट के साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए। तो आज भी एक ऐसा ही टैलेंट हमारे साथ मौजूद है जिनकी आवाज़ तो आप लोग सुन चुके हैं कि कितनी ही सुरीली आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है, वो खुद भी खूबसूरत है और उनकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ सबा खान मौजूद हैं जो कि सिंगर हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है एस अली नज़र साहब हैं, जो वो भी सिंगर हैं और जो सबा के उस्ताद भी हैं। अली साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, सबा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और तबला नवाज अफजाल हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ अफजाल साहब। अच्छा सबा, आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। कब से शुरू किया आपने गाना, कैसे शुरू किया गाना? बचपन से ही शौक था। अच्छा। मैडम नूरजहां जी को सुना और मुझे बहुत पसंद है वो, तो उनको देख के ही शौक था, तो सोचा कि कोशिश मैं भी गाऊं। जी जी। क्या बात है। तो अब अली साहब आप हमें बताइए कैसे आपका शुरू हुआ, और आपकी शागिर्द है सबा, कैसा गाती है, आपने कहाँ से इतना टैलेंट ढूंढा, कहाँ से ढूंढा इन्हें? बस ये अल्लाह की देन होती है, आवाज़ तो मालिक की देन होती है। बेशक। तो मैं सबसे पहले अपना तारफ़ करवाता हूँ कि मैं उस्ताद नज़र साहब का शागिर्द हूँ, अच्छा। जिन्होंने तरन्नम प्रोग्राम में गज़लें जिन्होंने बनाई, नूरजहां की रात पहली है तेरे सुरमैया आंचल की तरह, ये जितनी भी हैं। और उसके बाद माशाल्लाह ये सबा बहुत अच्छा गाती है और आवाज़ इसकी अच्छी है, बेशक, मेहनती बिल्कुल। है, तो बहुत मेहनत करती है माशाल्लाह। और ये अल्लाह जो है ना, ये ख़ास तौर पे जो लोग होते हैं आवाज़ जिनको नवाजता है, तो वो क्या माशाल्लाह बात है। बहुत अच्छा। नहीं वो तो हमने सुन ली है, माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है। मज़ीद भी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे हम लोग। जी, मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ। जी ज़रूर। और जब जनाब उस्ताद इतने खूबसूरत गायक होंगे तो फिर उनके शागिर्द भी तो इतनी ही अच्छी आवाज़ जी, उन्हीं thank की you। भी होगी। अच्छा सबा, आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा हुआ है, क्या करना है आगे? अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह पाक कामयाब करे। लेकिन अभी कितने साल हो गए हैं सीखते हुए और गाते हुए? अभी इसको थोड़ा टाइम हुआ है, अच्छा, अभी थोड़ा start time है हुआ। मतलब। अभी तकरीबन स्टार्ट ही किया हाँ, आपने। थोड़ा टाइम हुआ।
और थोड़े टाइम में बहुत अच्छा गाने लग जी गई जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा गाएंगी। तो किसने कहा था सबसे पहले कि अच्छा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है सब और तुम्हें गाना चाहिए? बस मैडम जी को देख के शौक लगा था और माँ इनकी वालदा और अम्मी जी अम्मी जी ने अब्बू सपोर्ट किया? सपोर्ट किया, हाँ वाह, जी, दोनों ने सपोर्ट किया। तो किसको ज़्यादा सुनती है, मैडम जी को और किसको सुनती हैं? या सिर्फ मैडम जी ही पसंद है, उन्हीं के गाने पसंद है ज़्यादा? नहीं, सुनते तो सबको है लेकिन मैडम जी फेवरेट है। मैडम जी जी, ज़्यादा जी। फेवरेट है। हाँ जी। ठीक है, आगे क्या सुनाने वाली हैं आप हमें? मैं आपको मैडम जी की गज़ल सुनाऊंगी, मैंने हर कांटा तेरी राह। मेरे ख्याल से दोनों मिलकर हो जाए। हाँ चलो मिलके गाते हैं। हाँ, क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। अच्छा अली साहब, आप मुझे बताइए कितने और शागिर्द हैं आपके पास, इस तरह का टैलेंट और कितना है आपके पास? माशाल्लाह शागिर्द तो मेरे काफ़ी हैं, फीमेल भी मेल भी। अच्छा। और माशाल्लाह सब अच्छा गाते हैं। मैं असल में जैसे मेरे उस्ताद जी ने मुझे सिखाया, मैं वैसे ही सिखाता हूँ। अच्छा। मेरे उस्ताद जी ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये मौसीकी की तालीम दी, और वो उन्होंने नूरजहां को भी गज़ल गानी सिखाई, वाह जी वाह। उस्ताद नज़र हुसैन वो। तो माशाल्लाह काफ़ी शागिर्द है मेरे, ये सरे फरिश्त है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या मतलब उन्हें सिर्फ गायकी सिखाते हैं या ये भी सिखाते हैं आप? नहीं, मैं क्लासिकल जो मैंने तालीम हासिल की अच्छा। अपने उस्ताद से, क्लासिकल की मैं भी वही सिखाता हूँ कि ताकि हमारे मुल्क में आजकल रॉक पॉप ज़्यादा चल रहा है। हाँ। मौसीकी की जो हमारी रिवायत है हमारे पाकिस्तान की, वो क्लासिकल है। जो क्लासिकल सीख ये, क्योंकि ये बेसिक चीज़ जिसको कहते हैं, बेस कहते हैं, जो क्लासिकल सीखा होगा ना, वो फोक भी अच्छा गाएगा, सारा, गज़ल भी हाँ। अच्छी गाएगा, नीम क्लासिकल भी अच्छा बिल्कुल, गाएगा, बिल्कुल। ठुमरी भी, पॉप भी। बस आजकल तो आपको पता है गाना हमारे मुल्क में या साथ पड़ोसी मुल्क में कैसा गाना गाया जा रहा है। तो माशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छा गाएं। टैलेंट तो बहुत है हमारे बहुत talent पाकिस्तान है, में, बहुत। लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता जाके सीखने का, आप जैसे उस्तादों से, या उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो कोई अपनी भी कॉम्पोजिशन आपने बनाई हुई है? जी, मैं एक अपनी कंपोजिशन, एक गज़ल है, हाँ। वो मैं आपको सुनाता हूँ। चलिए वो ज़रूर। उसका उम्मीद करती हूँ कि जनाब आपको जो है ना आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और सर आपकी वजह से, सब आपकी वजह से हमारा जो वीकेंड का जो शो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। लेकिन जाते जाते एक और आपसे हम लोग गाना सुनना चाहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए जनाब, जाते जाते जो है सर आपका भी बहुत शुक्रिया, सब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अफजाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। जाते जाते एक गाना आपका।